हाँ जी, आज हम ले रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन के पार्ट 4 में, जो हम पिछले क्लास में पढ़ा था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था रिलेटिव लॉवरिंग एंड वेपर प्रेशर। उसमें नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं आज में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले हम कुछ छोटी क्लास की बातें कर लें। 9th-10th क्लास या उससे पहले से अपन कई बार पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी द्रव जो उबलता है तो अपन उसको क्वथनांक शब्द नहीं पढ़ा है कि क्वथनांक क्या है। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन देते हैं कि जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव उबलने लग जाए उसको अपन क्या बोलते हैं, क्वथनांक। तो लेकिन ये छोटी परिभाषा है या किसने अधूरी परिभाषा है, इसकी जो सही टेक्निकल डेफिनेशन है क्वथनांक की वो क्या है, वो अपन आज हम देख रहे हैं। और क्वथनांक की डेफिनेशन समझने के बाद ही हमको समझ में आएगा कि क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज कैसे होता है, वो वृद्धि क्यों होती है जब अपन सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, वो अपनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। उसके लिए पहले अपन क्या समझना पड़ेगा कि क्वथनांक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी, किसी द्रव का बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखा हुआ है, किसी द्रव का वह ताप जिसमें उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वो क्या कहलाता है, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूट या वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हम किसी लिक्विड को गर्म करें, और लिक्विड को गर्म करेंगे तो उससे क्या बनेगी, वेपर बनेगी, और वेपर बनेगी तो उसका वेपर का प्रेशर भी होगा। तो अपन उसको गर्म करते जाए और गर्म करने से इतनी वेपर बन जाए कि उस वेपर का जो प्रेशर है वो उस समय मौजूद जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके इक्वल जब हो जाएगा। हमने कोई भी कंटेनर में लिया, कोई लिक्विड लिया, कोई वाटर ले लिया, इसको अपन गर्म कर रहे हैं और गर्म करने से क्या बन रही है, वेपर बन रही है। उस वेपर का जो प्रेशर है वो कितना हो जाए, उस समय मौजूद एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो इस समय जो टेम्परेचर है वही क्या होगा, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब अपन इसका वाटर के लिए बात करें तो वाटर के लिए 373.15 केल्विन पर, 373.15 केल्विन ताप पर, या इसको अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसका वेपर प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर। यानी ये इतना इसका वेपर प्रेशर है। और वो 1 एटमॉस्फेयर होने का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कितना लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडल का दाब भी कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। और इतने ताप पर पानी का खुद का वेपर प्रेशर भी कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेयर हो गया। यानी ये जो ताप है वो पानी के लिए क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। कब, जब उस स्थिति में वायुमंडलीय दाब कितना हो, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये वायुमंडलीय दाब जो, अब आपने ये भी सुना होगा कई बार छोटी किताबों या जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आता है कि पहाड़ों पर दाल देरी से पकती है, या कहीं प्रेशर कुकर में दाल जल्दी पक जाती है। ये सब नाटक क्यों होते हैं कि पहाड़ पे किसने कहा कि भैया धीरे धीरे पकना, या प्रेशर कुकर को किसने समझा दिया कि तू जल्दी पका देना, लेकिन उसमें कोई टेक्निक है। तो वहां पर वो सबका कारण इसी में समझ में आएगा कैसा क्यों होता है। यानी कि अपन इसका मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वायुमंडलीय दाब सब जगह जैसा नहीं होता। आपके घर के आसपास भी सब जगह एक जैसा वायुमंडलीय दाब हो, ऐसा नहीं है। ये हमने इसको 1 एटमॉस्फेयर माना हुआ है। और वो भी मैंने कहीं सुना था कि शायद ये जो समुद्र है वो कराची का समुद्र, अरब सागर, उसके ऊपर इसको मान के लिया हुआ है कि वहां पर एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। और उसके इक्वल जब कहीं भी किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाएगा तब उसका जो टेम्परेचर होगा उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो अपन जहां भी किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हैं उस जगह वेपर प्रेशर जरूर नहीं कि 1 एटमॉस्फेयर ही हो, वो आइडियल कंडीशन वहां की मानी हुई है। तो वो हर जगह वेपर प्रेशर, वायुमंडलीय प्रेशर अलग होगा, और जिस जगह आप उस लिक्विड को गर्म कर रहे हो उसका खुद का वेपर प्रेशर भी उस जगह मौजूद वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो वो ताप उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। समझ आई बात। तो यहाँ पर ये अभी पानी के लिए अपन मान लें कि जहां पे अपन गर्म कर रहे हैं वहां वायुमंडलीय दाब भी कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, और इस ताप पर से खुद का वेपर प्रेशर भी कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेयर। यानी ये ताप जो है वो पानी के लिए क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। डीपी लिखा मैंने, इसको टीबी भी लिखते हैं, 373.15 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सामान्य अपन यही याद कर रखा है कि पानी कितने में उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबलता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबलने का मतलब ये है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वाष्प दाब जो है खुद का 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है। और हमने वायुमंडलीय दाब को भी ओवरऑल एक आदर्श स्थिति के लिए क्या माना हुआ है, 1 एटमॉस्फेयर। तो अपन कह सकते हैं पानी 100 पे उबलता है, 100 उसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन आप पहाड़ पे चले जाए या किसी बर्तन को ढक दें आप, तो पहाड़ में क्योंकि हवा का दबाव कम होता है तो वह वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर से कम होता है। तो पानी का जो वेपर प्रेशर है वो भी
1 एटमॉस्फेयर जब कम होगा तभी वो उबलना शुरू हो जाएगा और हम उस ताप को इसका क्या कह देंगे, बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे। या प्रेशर कुकर में अपन पानी को ढक देते हैं तो उस कंडीशन में उसको ढकने वाला उस पर प्रेशर अपन बढ़ा दिया, यानी वायुमंडलीय दाब बढ़ गया, तो अब उसका वायुमंडलीय दाब मान लीजिए 1 एटमॉस्फेयर बढ़ करके 1.2 हो गया या कुछ बढ़ गया, तो इसका मतलब अब जब उसका खुद का वेपर प्रेशर पानी का उस बढ़े हुए वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तब वो जो ताप होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो 1 एटमॉस्फेयर तो कितने हो जाता है उसका 373.15 हो जाता है, लेकिन मान लीजिए हमको एटमॉस्फेयर प्रेशर 1.2 एटमॉस्फेयर कर दिया, तो इस समय ताप जो है वो इतना खुद का वाष्प दाब लाने के लिए इस ताप से काम नहीं चलेगा, इससे ज्यादा ताप करना पड़ेगा, तब खुद का उसका वाष्प दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर आएगा। तो जो बढ़ा हुआ ताप है फिर वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो ताप जिसमें खुद लिक्विड का खुद का वेपर प्रेशर वाष्प दाब उस समय उपस्थित वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। यदि वो वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर है सच में, तो पानी हमारे पास लिक्विड जो है पानी है, तो उसका खुद का वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेयर जब हो जाएगा तो वो ताप उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, क्वथना कहलाता है, जो कि 373.15 केल्विन होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा है तो उसका क्वथनांक इससे ज्यादा करना पड़ेगा, इससे ज्यादा सा ताप करना पड़ेगा, तब उसका वाष्प दाब उस वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और यदि वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर से कम है तो वो जो कम है उसके बराबर वाष्प दाब इससे कम ताप पर ही हो जाएगा, तो वो जो इससे कम ताप जितना होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब हमने क्या किया, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपन देखें तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन मतलब किसी प्योर सॉल्वेंट में अपन को सोल्यूट ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पर जो अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं इसमें अपन किसी लिक्विड सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई पानी हमारे पास है, उसमें ठोस अवाष्पशील मिले सॉलिड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अपन इसमें डिजोल्व कर दें, तो अपने कल ही पढ़ा था पिछले वीडियो में कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, कम हो जाएगा, सरफेस पर नॉन वोलेटाइल पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो वोलेटाइल पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाएगी, तो वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर शुद्ध लिक्विड का जितना वेपर प्रेशर होता है उसी टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का उतना वेपर प्रेशर नहीं होगा। क्या कह रहा हूं मैं कि पानी में या किसी लिक्विड में ठोस अवाष्पशील जब विलय मिला देते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और उसी टेम्परेचर पर जो सॉल्यूशन बन गया है उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी अब जब पानी की बात करें तो पानी के लिए पहले 373.15 केल्विन पर वेपर प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर। यानी अब जो है इसका जब सॉल्यूशन बन गया तो उस सॉल्यूशन का इसी ताप पर वाष्प दाब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर से कम ही हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इस विलियन का वेपर प्रेशर आपको 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचाना है। हमारे पास एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना मान लिया अपने, 1 मान रखा है, तो इसका खुद का वेपर प्रेशर तो अभी ये विलय घोलने के बाद कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेयर से कम, और हमको उसको पहुंचाना है 1 एटमॉस्फेयर तक वायुमंडलीय दाब तक। तो इसका मतलब इस विलियन का वाष्प दाब 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंचाने के लिए इसका ताप क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और जब फिर वो बढ़ा हुआ ताप जो भी होगा जिसपे उसका वाष्प दाब वापस 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा, तब उस ताप को अपन क्या कर देंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो वो बढ़ा हुआ ताप आएगा इससे, तो उस बढ़े हुए ताप वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी जो बातें मैंने बोली है इनको अपन एक ग्राफ से समझेंगे, उसमें एकदम और क्लियर हो जाएगा आपका किस प्रकार वेपर प्रेशर बढ़ने के साथ साथ इनका या घटने के साथ साथ टेम्परेचर घटता बढ़ता है या बॉइलिंग पॉइंट कम ज्यादा होता है। तो वो अपन देखेंगे ग्राफ से। अब देखिए अपन इस ग्राफ से वेपर प्रेशर और टेम्परेचर रिलेशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और फिर उसी से अपन वापस बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन की ओर चलेंगे। तो हमने देखा है सिंपल सा, कोई भी हमारे पास कोई लिक्विड है, उस लिक्विड को अपन गर्म करेंगे, हर एक टेम्परेचर वेपर बनती है, ये तो क्लियर है। तो अपन तो ये तो दैनिक जीवन की बात है कि अपन जब भी कुछ जब कपड़े सूखते हैं हमारे, तो गर्मियों में जब ताप ज्यादा होता है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि उनकी जो पानी है वो बहुत आसानी से वेपर बन के उठ जाता है। ये बारिश के दिनों में, सर्दियों में जब टेम्परेचर कम होता है तो बहुत आसानी से वेपर नहीं बनेगी, यानी जब उनका पानी हो वेपर बन के उड़ेगा नहीं, तो कपड़े बड़े देर से सूखते हैं। तो सिंपल सी बात है। तो यानी जब भी अपन इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी वेपर क्या होगी, ज्यादा बनेगी, और वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अपन पहला जो ग्राफ ले रहे हैं, 3 ग्राफ अपन इसमें ले रहे हैं। फर्स्ट ग्राफ में लिखा मैंने सॉल्वेंट के लिए है, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है,
सेकंड ग्राफ उसी सॉल्वेंट में कोई अपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तब एक जो सॉल्यूशन बना उसको मैंने सॉल्यूशन फर्स्ट नाम दिया है, उसके लिए ग्राफ है। फिर उसी के अपने क्वांटिटी बढ़ा दी थी सॉल्यूट की, तो फिर जो दूसरा सॉल्यूशन बना उसको अपन सॉल्यूशन इस सेकंड नाम दिया। तो 3 ग्राफ है प्योर सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए, सॉल्यूशन सेकंड के लिए। सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड में सॉल्वेंट वही है, सॉल्यूट वही है, लेकिन फर्स्ट में सॉल्यूट की क्वांटिटी थोड़ी कम है और सेकंड में सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा कर दी हमने। इस तरह से 3 ग्राफ उसमें ले रहे हैं। तो अपन अभी करेंगे, हम पहला ग्राफ है, पहले आप इन दो को छोड़िए, पहला ग्राफ आप ढंग से देखें, ये ग्राफ इधर से स्टार्ट हुआ और इधर गया। इस वाई एक्सिस अपन क्या ले रहे हैं, वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं। तो ये ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वेपर प्रेशर इसका इंक्रीज हो रहा है। ये अगर इसको ये पॉइंट लें तो इस टेम्परेचर वेपर प्रेशर इतना है, इस टेम्परेचर वेपर प्रेशर इतना हो गया, ऐसे इसका अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होते जा रहा है। अब ऐसा टेम्परेचर इंक्रीज करते करते एक कंडीशन ऐसी आई कि जब एक ग्राफ यहाँ टच हो रहा है, यहाँ का मतलब इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेयर हो। और हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब भी कितना माना हुआ है, 1 एटमॉस्फेयर। जहां हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां हमने मान लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, और इसका ताप हमने इतना कर दिया कि उस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर भी कितना हो गया, बढ़ते बढ़ते इस 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल आ गया। समझ आया बात? जैसे मैंने ये टेम्परेचर लिया था, इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कितना है, इतना यहाँ पर, तो ये 1 एटमॉस्फेयर से कम होगा। फिर आपने थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये वेपर प्रेशर कितना हो गया, इतना हो गया। सपोज ये 0.5 है, ये 0.7 है, इस तरह से। और अपन और टेम्परेचर बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, 1 एटमॉस्फेयर। और 1 एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब इस टेम्परेचर पर इस सॉल्वेंट का खुद का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर है इसको हम क्या कह सकते हैं, टीबी, नॉट टी। टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट हो गया उसका। ये जो टेम्परेचर है वो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, क्योंकि इस टेम्परेचर पर उसका खुद का वेपर प्रेशर कितना हो चुका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, जो कि हमने यहाँ 1 एटमॉस्फेयर मान रखा। ठीक है, तो अब ये, और इस सॉल्वेंट का तो उसको हमने टीबी नोट सिंबल दिया है। क्या सिंबल इसका, टीबी नोट। तो ये टीबी नोट हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हमने क्या किया, वही किएंगे जो 20 दिन से करते आ रहे हैं। सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर देते हैं, और सोल्यूट ऐड करने से क्या बन जाएगा, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। और जैसे हमने सोल्यूट ऐड किया, इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, सोल्यूट। तो सोल्यूट ऐड करने से क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर, अब तो समझ में आ गया होगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, से कम हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर कम होने वाला हर एक टेम्परेचर पर, पहले जिस टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर था उसी ताप पर अब उतना वेपर प्रेशर नहीं रहा। जैसे अब आप देखिए ग्राफ, तो जब हमने सॉल्यूशन ग्राफ बनाया तो इस ग्राफ इससे सॉल्वेंट से नीचे आया। नीचे आने का अभी देखिए कि पहले ये टेम्परेचर था, सपोज इस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना था, इतना था, कितना 0.7। लेकिन अब सॉल्यूशन का ग्राफ तो नीचे वाला है, तो अब इसी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना रह गया भाई साहब, इतना रह गया, यानी 0.7 से भी कम रह गया। कोई सा भी आप टेम्परेचर ले रहे थे, इस टेम्परेचर पर पहले इतना था, अब उसी टेम्परेचर पर उससे कम रह गया। फिर आप इस टेम्परेचर की बात कर लो, ये कौन सा टेम्परेचर है जिसको अपन सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बोल चुके हैं। तो इसी टेम्परेचर पर, यानी इस जो पहले सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था उस पे सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर कितना था, 1 एटमॉस्फेयर। लेकिन अब उसी टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन का ग्राफ तो ये रहा, तो इसी बॉइलिंग पॉइंट पे, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे अब सॉल्यूशन का तो बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नहीं है, बल्कि 0.5 से भी कम आ गया है। समझ आ रहा क्या कह रहा हूं? ये जो टेम्परेचर था वो सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट था, क्योंकि उस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर इक्वल हो चुका था इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। लेकिन सॉल्वेंट का ग्राफ नीचे है, तो इसी टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का तो वेपर प्रेशर इतना ही है, 1 एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल नहीं हुआ। इट मीन्स ये जो टेम्परेचर अब वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहा। तो फिर आगे बढ़े हमने अब ऐसे ही टेम्परेचर बढ़ाते गए, हाथों के पीछे पड़ गए टेम्परेचर बढ़ाने के। तो एक कंडीशन कभी कभी तो आएगी कि ये जो टेम्परेचर है इस पे आप देखो, गौर फरमाओ इधर, ये टेम्परेचर ऐसा है जिसपे सॉल्यूशन वैसा का भी वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो चुका है। इसका मतलब ये जो टेम्परेचर है
वो क्या है, इस सॉल्यूशन फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इस टेम्परेचर पे ही इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर खुद का, ग्राफ को देखिए आप, इस ग्राफ का इस पॉइंट को पकड़िए, इस ग्राफ का ये पॉइंट का मतलब यहाँ टेम्परेचर तो इतना है और वेपर प्रेशर इसका इतना है, जो किस लेवल को बता रहा है, 1 एटमॉस्फेयर। यानी इस टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो चुका है। तो अब ये जो टेम्परेचर है वो सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए बॉइलिंग पॉइंट होगा, न कि ये। तो सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट ये था और सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए बॉइलिंग पॉइंट ये है। इधर अपन चल रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, इसके कंपेरिजन में TB1 क्या है, ज्यादा है। यानी TB1 हमने किसको माना है, फर्स्ट सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन फर्स्ट है उसका बॉइलिंग पॉइंट, TB1 ग्रेटर देन TB0। प्योर सॉल्वेंट के कंपेरिजन में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है, इसी को बोलते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम जब किसी सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करते हैं तो हमने देखा था वेपर प्रेशर तो कम होता है, इसको हमने पिछले वीडियो पढ़ा था, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी आती है। लेकिन जैसे वेपर प्रेशर में कमी आती है तो हाथ क्या दूसरी घटना भी होती है कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ये दोनों रिलेटेड हैं, ये होगा तो ये होना ही होना है, हम उसको देखे चाहे नहीं देखे अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूट ऐड करने से क्या हो रहा है, दो काम हो रहे हैं, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज। इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक और सोल्यूशन हम बना के देख लेते हैं। अब हमने सोल्यूशन में क्या कहा, क्वांटिटी बढ़ा दी किसकी, सोल्यूट की। सोल्यूट और ज्यादा बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा बैलेंस वेपर प्रेशर कम होता है तो ज्यादा बैलेंस वेपर प्रेशर और डाउन चला जाएगा। वेपर प्रेशर और डाउन हो गया तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी कुछ ना कुछ तो चले जाएगा। तो वो देखिए, तो जब हमने सॉल्यूशन सेकंड के लिए ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ और भी नीचे आया, और भी नीचे आने का मतलब, अब आप इन दोनों टेम्परेचर को देख लो, जिस टेम्परेचर पर TB1 पर इस सॉल्यूशन फर्स्ट का तो प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना हो गया था, 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन सेकंड इस ग्राफ को देखिए सॉल्यूशन सेकंड के लिए, अब इसी टेम्परेचर पर इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तो वेपर प्रेशर कितना आया, 0.5 से भी कम आ रहा है। यानी जिस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन फर्स्ट का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो गया था, उसी टेम्परेचर पर अब सॉल्यूशन सेकंड का वेपर प्रेशर 1 नहीं आ रहा, बल्कि 0.5 भी नहीं आ रहा, से भी कम आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें क्वांटिटी और बढ़ा दी अपन ने, तो इसका वेपर प्रेशर और कम हो चुका है, तो वो उस टेम्परेचर पर बॉइल नहीं होगा। तो फिर क्या करें, इसको अपन को वो करना है, वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर इक्वल करना है, तो उसका टेम्परेचर और इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज करते करते इतना कर दिया, तब हमने देखा कि इसका ये ग्राफ यहाँ पहुंच गया, तो इस टेम्परेचर पर इसका खुद का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल है। यानी अब ये जो टेम्परेचर है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो जब हमने सॉल्यूट और ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर और कम हो गया और बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा इंक्रीज हो गया, यानी TB2 ऑल्सो ग्रेटर देन TB1। इससे अपन क्लियरली समझ सकते हैं कि जैसे जैसे अपन सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है, वो टेम्परेचर है जिस पर किसी सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का खुद का वेपर प्रेशर इंक्रीज होते होते किसके बराबर हो जाए, 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाए। ठीक है, इसको आप बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप यूं भी समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए हमको एग्जाम में पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए, या ये मान लो अच्छी बात करें, पास होने की बात क्यों करें, आपको 60% मार्क्स लाने हैं फर्स्ट डिवीजन के लिए। तो ये हमारा एक लेवल हो गया कि हम इस लेवल तक किसी स्टूडेंट को पहुंचाना है। जैसे यहाँ पर था कि बॉइल करने का मतलब उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल करना है, तो यहाँ हम 1 एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ हम 60% की बात करें। किसी स्टूडेंट को फर्स्ट डिवीजन पास होने के लिए 60% मार्क्स चाहिए। अब हमारे पास दो तरह के स्टूडेंट हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं, लेकिन अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट है, इसका खुद का लेवल जो है पहले से कितना है, ये 40% मार्क्स लाने वाला आदमी है। तो हमको इसको इस लेवल तक इंक्रीज करने से थोड़ा सा कहना पड़ेगा कि 40% से 60% लेवल। अब ये जो स्टूडेंट है वो ऑलरेडी खुद ही पहले से कितना है, 20% लाने वाला ही है। तो आपको एकदम 40% जो खुद ला सकता है उसको 60% तक लाने के लिए कुछ उसको बताना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। और एक ये बच्चा है जिसका खुद का कितना लेवल है, 20%, और उसको कहां ले जाना है, 60% पे। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब कान खींचने पड़ेंगे, थप्पड़ पर मार के कैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करिए, मतलब कि इसको मोटिवेट करिए, तो इसको ज्यादा मोटिवेट करना पड़ेगा, तब ये इस लेवल पे आएगा। तो लेवल तो फिक्स है, आपको फर्स्ट डिवीजन आना है तो 60% मार्क्स चाहिए, यानी आपको बॉइल कराना है तो 1 एटमॉस्फेयर तक लाना पड़ेगा। नहीं, जिसका खुद का लेवल नीचे गिर चुका है, यहाँ सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का लेवल गिर चुका है,
फिर सॉल्यूशन फर्स्ट की तुलना में सॉल्यूशन सेकंड का लेवल गिर चुका है, तो उसका लेवल जितना गिर चुका है उसको उसी लेवल तक ले जाने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको और ज्यादा चाबी बढ़नी पड़ेगी, और ज्यादा मोटिवेट करना पड़ेगा, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो खुद का 40% का लेवल है, उसको तो इतना सा लेना पड़ेगा। इसको मैं वैसे बना दूं, थोड़ा नीचे बना लें, ज्यादा समझ में आएगा। ये 20% वाला है, तो इसका लेवल इतना बढ़ाने के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और ज्यादा उसको मोटिवेट करने की जरूरत है, और ज्यादा उसको बूस्ट अप करने की जरूरत पड़ती है। तो उसका लेवल वेपर प्रेशर गिर गया, उसको उसी लेवल तक ले जाने के लिए हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर कंक्लूजन जो निकला वो ये है कि यहाँ पर जब वेपर सॉल्यूट अपन ऐड करते हैं, तो सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर जब डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बात आती है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्यों पढ़ रहे हैं। ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे हुई, तो उसको दोबारा फिर अपन इस ग्राफ से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अपन जो ग्राफ बना रखा है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, अब इसकी साथ साथ में क्या करेंगे, जो वेपर प्रेशर में कमी आ रही है और जो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हो रही है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों में संबंध निकालेंगे अपन, क्या रिलेशन है। तो उसके लिए अपन इस ग्राफ में इस तरह से मान लिया कि ये ग्राफ पहले किसके लिए था, सॉल्वेंट के लिए था, ये सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए था, ये सॉल्यूशन सेकंड के लिए। अब आप ग्राफ आ रहे हैं, ये ग्राफ यहाँ पर करीब करीब स्ट्रेट लाइन जैसे होते हैं, समझाने थोड़ा अलग बनाना पड़ता है, लेकिन ये लगभग ये जो ग्राफ है इसमें कर्व है, लेकिन वो लगभग स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है थोड़ी कम रेंज के लिए। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये छोटा सा ट्राइंगल है, ये एक छोटा ट्राइंगल है, इसको अपने ट्राइंगल फर्स्ट नाम दिया है, और फिर इसी के साथ एक दूसरा ट्राइंगल है यहाँ पर, यानी ये छोटा वाला ट्राइंगल है, उसकी जो अपन नाम दे दो ए बी और डी ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल ए बी डी होगा छोटा वाला। दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है ए सी और ई, यहां से यहां तक, और फिर ये स्ट्रेट लाइन इधर आ गया इस तरह से। तो दूसरा ट्राइंगल हो गया ए सी ई, इसको अपन ट्राइंगल सेकंड नाम दिया है। इससे क्या पता लगेगा, अब यहाँ पर देखिए ये जो ट्राइंगल बनते हैं यहाँ पर, ये दोनों आइडेंटिकल ट्राइंगल है, समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज थोड़ा अपन मैथ्स के अकॉर्डिंग देखें तो इस बड़ा वाला जो ट्राइंगल, दो त्रिभुज यदि समरूप है तो बड़े वाले का लंब बटा आधार पर करेंगे, और वो किसके बराबर होगा, छोटे वाले के लंब बटा आधार के बराबर। तो इसे लिखा है फॉर ट्राइंगल 2 एंड ट्राइंगल 1, ये दोनों समरूप है, तो सेकंड वाले के लिए ए ई, ये वाला पार्ट हो गया ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। ये जो रेशो आया ए ई अपॉन ए सी का, वो रेशो छोटे वाले ट्राइंगल के लिए होगा ए डी अपॉन ए बी का, ए डी अपॉन ए बी। ये दोनों समरूप त्रिभुज में बात लागू होती, थोड़ा सा मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। तो बड़े वाले ट्राइंगल के लिए ए ई अपॉन ए सी, उतना ही रेशो किसका होगा, छोटे वाले के लिए ए डी अपॉन ए बी का, ये होगा। अब इस अपन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए हमने जो पहला बॉइलिंग पॉइंट पे इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर इक्वल हो गया, लेकिन अब इसी टेम्परेचर पर अपन फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए कंपेरिजन करें तो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के लिए तो इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर इतना ही होगा, उसको अपन P1 नाम दिया है। और इसी टेम्परेचर पर दूसरा जो सॉल्यूशन बनाया था ज्यादा कंसंट्रेशन का, उस पे इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, और भी कम होगा, जिसको मैंने P2 नाम दिया। यानी इस एक टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना है, P0 नाम दिया हुआ है। इसी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन फर्स्ट होगा, उसका वेपर प्रेशर थोड़ा कम हो गया, जो कितना है P1, और उसी टेम्परेचर पर सॉल्यूशन सेकंड का वेपर प्रेशर और कम हो गया, इसका नाम क्या है P2। इधर हम अपनी देखें तो इसी वेपर प्रेशर के लिए, सॉरी इसी इतना वेपर प्रेशर लाने के लिए, एक एटमॉस्फेयर वेपर प्रेशर लाने के लिए सॉल्वेंट का तो टेम्परेचर कितना रखना पड़ता है TB0, सॉल्यूशन फर्स्ट का कितना रखना पड़ता है TB1, और सॉल्यूशन सेकंड का कितना रखना पड़ता है TB2। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब अपन देखें तो यहाँ पर ये AE, ये A और E, ये दोनों इनका डिफरेंस है, P0 और P2 का डिफरेंस है। इसमें P0 ज्यादा है, P2 कम है, तो इस AE की वैल्यू निकालनी है तो अपन लिख सकते हैं P0 माइनस P2। ऐसे ही AC वाला यहां से आता है, ये जो है वो डिफरेंस किसका है, यहां से आता है इन दो टेम्परेचर का डिफरेंस है। AC इन दो टेम्परेचर डिफरेंस है, इसमें TB2 ज्यादा है, TB2 माइनस TB0, तो एक TB2 माइनस TB0। तो ये रेशो आ गया, ये वाला AE अपॉन AC, P0 माइनस P2 और TB2 माइनस TB0। ये वो पॉजिटिव ला रहा है, इसे ज्यादा में से कम को माइनस कर रहे हैं। ऐसे ही छोटे वाले त्रिभुज के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो अनुपात डिफरेंस है AD, तो AD किसका डिफरेंस है P0 और P1 का, P0 माइनस P1 से क्या आ जाएगा AD आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही फिर नीचे AB,
ए बी वाला डिफरेंस किसका है? इन दोनों टेम्परेचर का। ध्यान रखें, TB1 माइनस TB नॉट, TB1 माइनस TB नॉट। तो इन दोनों से आपको ये ट्राइंगल है, इनके लंब और आधार आपको आ जाएगा। अब अपन इनको P नॉट माइनस P2 हो गया, TB2 माइनस TB नॉट हो गया, इधर P नॉट माइनस P1, TB1 माइनस TB नॉट हो गया। यहाँ पर अपन चाहे तो प्रेशर को एक तरफ कर सकते हैं और टेम्परेचर को एक तरफ कर सकते हैं। तो P नॉट माइनस P2 इसको नीचे ले आया अपन, इसको नीचे होकर जाएगा P नॉट माइनस P2 अपॉन P नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू, ये टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा उधर, इसको उधर ले जाए तो TB2 माइनस TB नॉट ऊपर चला गया अपॉन TB1 माइनस TB नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो P नॉट माइनस P2 है, इसको डेल्टा P2 यानी जो चेंज आया और वो इसमें वेपर प्रेशर में, यानी वेपर प्रेशर में जो कमी आई उसको अपन यहाँ P2 तो डेल्टा P2 नाम दिया गया, यानी सॉल्यूशन सेकंड के टाइम कितनी कमी आई। और P नॉट माइनस P1 के लिए डेल्टा P1 इसको नाम दे दिया। इस डिफरेंस को अपने डेल्टा की फॉर्म में दिखा रहे हैं। ये डेल्टा P2 का मतलब सॉल्वेंट के कंपेरिजन में सॉल्यूशन सेकंड का डिप्रेशन है, और ये डेल्टा P1 का मतलब सॉल्वेंट के कंपेरिजन में सॉल्यूशन फर्स्ट का डिप्रेशन है, वेपर प्रेशर। इधर अपने TB2 माइनस TB नॉट, ये जो इंक्रीज हुआ उसको डेल्टा TB2 नाम दे दिया। इसका मतलब कि सॉल्वेंट के कंपेरिजन में सॉल्यूशन सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हो गया। ये डिक्रीज है, दोनों डेल्टा है, ये डिक्रीज को बता रहा है, ये इंक्रीज को बता रहा है। और TB1 माइनस TB नॉट, तो ये डेल्टा TB1 कह दिया, इसका मतलब सॉल्वेंट के कंपेरिजन में सॉल्यूशन फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हो गया। तो ये इसको मैंने इस तरह थोड़ा सिंपल कर लिया। अब आगे आप देखिए कि डेल्टा P2 है तो डेल्टा TB2 है, ये डेल्टा P1 है तो डेल्टा TB1 है। इट मीन्स दोनों में 2 ऊपर है, सेकंड फर्स्ट प्लस नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेपर प्रेशर में कमी आ रही है वो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि के इंक्रीज प्रोपोर्शनल है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको यानी ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा TB, इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझने में इजी हो जाएगा। तो ये डेल्टा TB है वो प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है? डेल्टा P के, सेकंड फर्स्ट इस तरह से। तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल है इसके। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिप्रेशन एंड वेपर प्रेशर। जिस अनुपात में वेपर प्रेशर कमी आएगी उसी अनुपात में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। अब अपन इसको देखेंगे कि जो बॉइलिंग एलिवेशन इन वेपर प्रेशर है, सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर कैसे डिपेंड कर रहा है, उसको अपन लेकर फिर इसको प्रूव करेंगे कि ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अपन देखते हैं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होने का मतलब वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करना चाहिए। तो अपन देख चुके हैं डेल्टा TB प्रोपोर्शनल डेल्टा P होता है, और डेल्टा P को हम पहले प्रूव कर चुके हैं लॉवरिंग वेपर प्रेशर में कि डेल्टा P प्रोपोर्शनल होता है Na/Nb। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अपन मोल फ्रिक्शन जो होता है सॉल्यूट का मोल फ्रिक्शन Na+Nb होता है, उसमें अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन मान के Na को नेग्लिजिबल यहाँ कर दिया तो NaB/Nb बचता था डेल्टा P। तो डेल्टा P प्रोपोर्शनल Na/Nb होता है और डेल्टा B प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा P। इट मींस इस P को अपन यहाँ से हटा दे तो सीधा डेल्टा B किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? Na/Nb के। तो इससे प्रूव हो रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। इसका मतलब डेल्टा B भी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जो भी प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, तो वो क्या कहलाएगी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ एक प्रूव हो चुका कि डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू Na/Nb। अब इसका अपन कुछ और अच्छा फॉर्मूला लाना चाहें, इसको अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर देखिए इस प्रोपोर्शन को हटा करके हमने यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट समान पद इस तरह K लिख दिया है। तो डेल्टा TB क्या होगा? K इंटू Na/Nb। अब अपन यहाँ पर Na और Nb क्या है? एक अपन हमेशा पूरे चैप्टर में सॉल्यूट को मान रखा है, B सॉल्वेंट को मान रखा है, तो K की जगह लिखा, और ये जो Na है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इसको लिख दिया W/mW ऑफ A, यानी सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। और Nb को लिख दिया अपन Wb अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B, वो ऊपर चला गया तो ये हो गया सॉल्वेंट के मोल्स हो गए, Wb अपॉन Mwb। फिर यहाँ पर अपन देखें तो ये फॉर्मूले को और इजी करने के लिए हमने इसको यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा दिया। ये K और Mwb इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। K इंटू Mwb क्या है? जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट। तो अपन यहाँ पर एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं कि हमारा सॉल्वेंट एक फिक्स है, उसमें सॉल्यूट की अलग अलग मात्रा मिला करके उसके बॉइलिंग पॉइंट पे एलिवेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर अपन को इसको तो फिक्स कर लिया, Mwb तो कांस्टेंट हो गया एक तरह से, और ये K कांस्टेंट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में एक नया कांस्टेंट आया K डैश।
इसको हमने क्या रखा, एलिवेशन कांस्टेंट नाम दिया गया है, उन्नयन स्थिरांक। तो ये तो गया के डैश। अब बच गया डब्ल्यू ए, एमडब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी। कई सारी बुक्स में एनसीईआरटी वगैरह में इस तरह रिलेशन नहीं दी हुई है, लेकिन मैंने आपको बता रहा कि पूरी तरह से आप इसको क्लियर कर लें। तो डेल्टा बी इक्वल टू के डैश डब्ल्यू ए बन जाएगा। अब यहाँ पर तुमको और इसको आसान करने के लिए क्या कर लें, इसको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लें और 1000 से और नीचे मल्टीप्लाई कर लें। इसको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारा काम आसान हो जाएगा। जितने से ऊपर करें नीचे भी उतने से मल्टीप्लाई कर लें तो चीज आसान हो जाती है और वैसे कोई चेंज आएगा नहीं इसमें। तो यहाँ पे आ गया के डैश, ये लिख दिया। ये जो नीचे 1000 था इसको हमने यहाँ लिख लिया। डब्ल्यू ए वही है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, यहाँ लिखा हुआ है। ये डब्ल्यू बी था और ये 1000 ऊपर था, उसका यहां से यहां नीचे डिवाइड कर दिया, यहां आ गई। तो यहाँ पे इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब आप देखो तो कुछ पिक्चर क्लियर हो रही होगी। यहाँ पर ये चीज है, ये जानी पहचानी से लग रही है आपको, लग रही कि नहीं? गौर से देखो इसको, घूर के देखिए, ये वही है। कौन? मोलेलिटी। पहले पढ़ी थी अपन ने, मोलेलिटी है डब्ल्यू ए अपॉन एमडब्ल्यू ए। क्या हो गया? नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट के मोल, विलय के मोल तो ऊपर लिख दिए और नीचे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। याद आ रहा है? पढ़ा करते थे अपन इस तरह की मोलेलिटी वगैरह। तो डब्ल्यू बी अपॉन 1000 ये विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में हो गया, उसका डिवाइड करेंगे किसमें? विलय के मोलों में। तो क्या बन जाएगा? पूरी राशि क्या बन गई? मोलेलिटी, मोललता बन गई। और ये जो के डैश अपॉन 1000 है क्या, इसका हमने नया नाम दे दिया केबी। उस केबी को बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। ध्यान रखें, थोड़ा सा डिफरेंस फर्क है। क्वेश्चन आपके इसी फॉर्म से निकलेगा, सारा नंबर वगैरह आएंगे। ये डेरिवेशन में आपको समझाने के लिए इतना एकदम खोल के इसको बताया है कि कई सारे बुक्स में इस तरह डेरिवेशन दी होती है, किसी में नहीं दी होती है। तो आप कोई सी बुक पढ़ें, आपको ये डेरिवेशन यहाँ पर मिल गई तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो केबी इक्वल क्या हो गया? ये तो हो गया मोलल उन्नयन स्थिरांक। और हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया वो है डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू मोलेलिटी। तो इसमें केबी तो कांस्टेंट है और मोलेलिटी में ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आएगा। तो ये डेल्टा टीवी मोलेलिटी के समानुपाती है। इसका मतलब सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स के भी समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब डेल्टा टीवी सोल्यूट के मोल्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड करता है, इसलिए डेल्टा टीवी एक कोऑर्डिनेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इतनी बात हमारे समझ आ गई और ये सारा प्रूव हो गया। अब इसके बाद अपन इसके न्यूमेरिकल लेके इसको और एकदम क्लियर करते हैं। अब अपन ये जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, इसके बाद थोड़ी और जानकारी ले लें। एक तो इसकी यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसकी यूनिट को आप देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें ये फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इनटू मोलेलिटी। मोलेलिटी को हम खोल के लिखेंगे तो डब्ल्यू अपॉन एमडब्ल्यू यानी विलय का मोल आ जाएंगे। नीचे आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो ये ग्राम में लिखा। ये डब्ल्यू भी किसमें है? ग्राम में है। उसमें 1000 डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम बदल जाएगा, 1000 ऊपर चला गया। तो ये फॉर्मूले तो दो इसमें था, ध्यान रखने। न्यूमेरिकल में डेल्टा टीवी आपसे पूछा है तो केबी का मान गिवन होगा, मोलेलिटी गिवन होगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके डेल्टा टीवी निकालेंगे। यदि मोलेलिटी डायरेक्ट गिवन नहीं है तो हमको सोल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास वगैरह दिया होगा, तो इस वाले फॉर्मूले से वाली मोलेलिटी कैलकुलेट करेंगे, उसको केबी से मल्टीप्लाई करके डेल्टा टीवी निकाल सकते हैं। या उस पर हमको डेल्टा टीवी गिवन हो, केबी गिवन हो और मोलेलिटी पूछो, तब ये फॉर्मूला काम आना है। केबी से केबी आधा डिवाइड करेंगे तो मोलेलिटी हमारे पास आ जाएगी। तो हमारा तीन चीजें, तीन में से दो गिवन होगी, एक जो अननोन है इसको अपन इससे पता कर सकते हैं। अब आती बात केबी की यूनिट की। तो केबी की यूनिट अपन निकालेंगे, क्या करेंगे? डेल्टा टीवी अपॉन मोलेलिटी। तो डेल्टा टीवी और मोलेलिटी आ गया। डेल्टा टीवी यहाँ टेम्परेचर चेंज है तो इसका यूनिट अपन केल्विन लेंगे यहाँ पर। और मोलेलिटी यूनिट होती है मोल पर केल्विन, अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो मोल पर केल्विन हो गया केल्विन अपॉन मोल अपॉन किलोग्राम। मोलेलिटी यूनिट है मोल अपॉन किलोग्राम। किलोग्राम ऊपर चला गया तो केल्विन किलोग्राम अपॉन मोल हो गया। और मोल को ऊपर ले गए तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसका बड़ा फेमस यूनिट है केबी का। और अपन चाहें तो मोल अपॉन किलोग्राम जो अपन मोलेलिटी यूनिट लिख रहे हैं उसको एक साथ ही क्या लिख सकते हैं? मोलल भी लिख सकते हैं। तो केल्विन अपॉन मोलल या केल्विन मोलल इनवर्स, ये भी इसका यूनिट हो सकती है। तो इसका यूनिट आप इसको लर्न नहीं कर ले कि कई बार एग्जाम पूछा हुआ है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। या कई बार ऐसा होता है कि हमको जो इसका कांस्टेंट है इसका नाम समझ में नहीं आ रहा है, नाम भूल गए, तो इसकी यूनिट से पहचानना होता है कि क्या चीज गिवन है। कई बार ऐसा होता है कई क्वेश्चन में हमको जिनके नाम मिलते जुलते होते हैं तो आपको यूनिट से कंफर्म करना है कि कौन सी भौतिक राशि, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमको गिवन है। केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स या केल्विन मोलर इनवर्स यानी कि केबी वैल्यू दी हुई है। अब इसकी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड किस पे करती है? तो केबी डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखें, तो सॉल्वेंट जो है
वो कौन सा लिया हमने उस पर डिपेंड करता है केबी का मान। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हमारे पास मोलिटी ये फिक्स करते हम तो डेल्टा टीवी केबी पे डिपेंड करेगा, यानी सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करेगा। और इस केबी की जो वैल्यू होती है वो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए मैक्सिमम होती है 5.02 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और वाटर के लिए मिनिमम होता है, ध्यान रखें आप, वाटर के लिए केबी मिनिमम होता है। अभी अपना अगला टॉपिक लेंगे जब रिप्रेजेंट फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पर केएफ आएगा, वो भी वाटर के लिए मिनिमम होता है। तो यहाँ पर वाटर के लिए मिनिमम है कितना 0.515 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जब हमने सॉल्वेंट के रूप में क्या लिया है, पानी, वाटर को हमने सॉल्वेंट लिया है, और इसकी जो सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं इसका, तो उसका अगर सॉल्यूशन जो बनाया वो 1 मोलर सॉल्यूशन बना दिया, यानी मोलरिटी कितनी ले ली अपने 1, और केबी की वैल्यू कितनी है 0.515, यानी डेल्टा टीबी कितना आ गया 0.515। यानी कहने वाला ये है कि हमने वाटर को सॉल्वेंट के रूप में लिया और उसका जब सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन में 1 मोलर बना लिया, तो उसका जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट होगा, टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा 0.515 केल्विन से वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी पहले इसका जैसे अपन नॉर्मल प्योर सॉल्वेंट वाटर है, प्योर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 373.15 केल्विन है, और अब हमने इसका 1 मोलर सॉल्यूशन बना दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना और इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इंक्रीज होकर 0.515 से ऐड कर देंगे तो 566.373 इतना हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का। इसका मतलब ये है 1 मोलर सॉल्यूशन लेने पर केबी के इक्वली बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, जो वाटर के लिए कितना है 0.515। और ये भी है कि वाटर के लिए मिनिमम है, इसका मतलब वाटर में सबसे कम चेंज आएगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम इंक्रीज होगा अगर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। ये भी इसका डिस्कस निकलता है। और एक और चीज इंपोर्टेंट ध्यान रखें आप, कई बार हमको इसमें न्यूमेरिकल में फाइनली बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेता है। ये तो जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये डेल्टा टीबी, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान रखना। डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, और उसका फॉर्मूला ये है। हमसे वो डेल्टा टीबी नहीं पूछ रहा, वो इंक्रीज होने बाद कितना हो गया वो पूछता है। उसके लिए अभी ध्यान रखिए लिखना आपको कि पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट TB1 था, उसमें इतना इंक्रीज हो गया डेल्टा टीबी, तो फाइनली कितना आया TB2। तो इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज उसको ऐड कर दें तो फाइनल बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। अब इसमें भी कई बार वैल्यू पुट कर हम गलती कर देते हैं। डेल्टा टीबी का मान जो है वो डिफरेंस है, तो डिफरेंस वो केल्विन में दिया हो चाहे सेंटीग्रेड दिया हो सेम ही आएगा। लेकिन TB1 एक इसमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग TB2 का वैल्यू आएगा। यदि TB1 आपको केल्विन में गिवन है तो TB2 केल्विन में आएगा, TB1 सेंटीग्रेड में गिवन है तो TB2 भी सेंटीग्रेड में आएगा। चाहे अपन उसमें डेल्टा टीबी जो है वो किसी में दिया हो उसको आप उसी ऐसा ऐड करते हैं, डेल्टा टीबी जितना केल्विन होगा उतना ही सेंटीग्रेड में होगा। तो मैंने लिखा केल्विन और सेंटीग्रेड, तो ये तो वैल्यू किसी में दी हो उसको एज पुट कर देनी है। या वो ध्यान रखना है इसको ऐड किसमें कर रहे हैं हम, TB1 में ऐड कर रहे हैं, वो केल्विन होगा तो आंसर केल्विन में आएगा और सेंटीग्रेड में होगा तो सेंटीग्रेड में आएगा। इसे ध्यान रखनी है, यहाँ बिल्कुल गलतियां हो जाती है और कंपटीशन में ऐसा कंफ्यूजन करते हैं टीचर एग्जामिनर। ठीक है, तो ये अपना हो गया सारा पोर्शन थ्योरेटिकल। अब उसका अपन लगे न्यूमेरिकल। एक और चीज फॉर्मूला से अपन जो निकल के आएगी डेल्टा टीबी, जो फॉर्मूला अपन लिखेगा, तो हमने कल ही बताया था कि यहाँ पर जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का मेन पर्पज क्या है, इससे हम किसी भी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ जो ये हमारा एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, इससे मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता करेंगे, तो ये फॉर्मूला जो आ रहा था हमारे पास उसको इस तरह चेंज कर लेंगे, MW इधर ले लो और डेल्टा टीबी इधर आ जाएगा। तो ये सब आपको मालूम हो तो इससे जो अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट भी आ जाएगा। अब इस तरह से यानी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से किसी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पता करना, ये कहलाता है एब्यूलियोस्कोपिक मेथड। क्या कहलाता है? एब्यूलियोस्कोपिक मेथड है जिससे अपन मॉलिक्यूलर वेट पता कर रहे हैं। और ये डेल्टा टीबी होता है, ये प्रैक्टिकली ज्ञात किया जाता है पहले से। तो डेल्टा टीबी को ज्ञात करें प्रैक्टिकल मेथड, इसको बोलते हैं लैंड्सबर्गर मेथड। ये डेल्टा टीबी के लिए लैंड्सबर्गर मेथड से प्रैक्टिकली हम डेल्टा टीबी पता कर लेंगे और फिर इस फॉर्मुले की सहायता से MW पता कर लेंगे, तो ये कहलाएगा एब्यूलियोस्कोपिक मेथड। तो देखिए कैसे कैसे न्यूमेरिकल बन रहे हैं। हमने कहा 45 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व इन 250 ग्राम्स ऑफ वाटर। पानी के 250 ग्राम में 45 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व कर दिया। वाटर के लिए केबी गिवन है 0.515, इसको लर्न भी कर लें। तो डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा और डेल्टा TB2 यानी फाइनली बॉइलिंग पॉइंट का कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्या पूछा आपसे, डेल्टा टीबी कितने फॉर्मूले बताए हमने चैप्टर में 4-5 हजार? जी नहीं, हमने एक ही फॉर्मूला बताया डेल्टा टीबी इक्वल टू। तो सबसे पहला काम हमको पता करना है क्या पूछा है, पता लग गया डेल्टा टीबी क्या है, क्या पूछा है डेल्टा टीबी। अब डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या है, ये रहा केबी इंटू WA अपॉन MW ऑफ A इंटू WB और 1000। वैल्यू पुट करेंगे केबी की
515 इंटू डब्ल्यू कितना 45 ग्राम्स। मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का रट लें इसको 180 होता है इंटू डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम है ये, किलोग्राम चेंज करने के लिए 1000 से नीचे डिवाइड करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई। ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 से 4 कैंसिल हो गया, सब कुछ खलास, कुछ बचा नहीं भैया यहाँ। ऐसा ही होता है, कैलकुलेशन बहुत आसान आती है, हमको मैथ चलाना चाहिए। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना है 0.515, ये आपका। अब इसमें बात होती है कि डेल्टा टीबी की यूनिट में केल्विन लिखूं या डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये चेंज है, चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता यार। 0.515 केल्विन 0.515 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अब फाइनली आपसे पूछेंगे अंतिम इसका क्वेश्चन कितना हो गया, यानी TB1 जो अपन मान के चल रहे हैं कि प्योर वाटर का TB1 कितना होता है 373.15 केल्विन, और इंक्रीज कितना हो गया ये डेल्टा TB2, डेल्टा TB कितना हो गया 0.515 केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हो। तो TB2 कितना हो जाएगा, तो ये मैंने आपको बताया इसमें TB1 जो है उसमें ऐड कर देंगे डेल्टा TB को। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए। तो TB1 कितना है 373.15 केल्विन, ये केल्विन लिखा, और चेंज कितना है 0.515, ये ऐड कर देंगे आप, तो हो जाएगा 0.5, 6 एंड 6.373। बस अब आपने ध्यान रखना, ये आपने TB1 एक केल्विन में लिखा है तो ये आंसर केल्विन में आएगा। ये तो डिग्री सेंटीग्रेड में उतना ही है, केल्विन में उतना ही है, लेकिन ये केल्विन है तो ये केल्विन आपको आंसर देना है, ठीक है। और यदि हम इसको सेंटीग्रेड में लिखते हैं यहाँ बाई दिए और फिर लिख रहा हूँ, ये 370 का आप 100 लिख देते हैं तो सेंटीग्रेड हो गया, प्लस ये सेंटीग्रेड लिखा तब भी ये तो उतना ही लिखना पड़ता, बट इससे आंसर आएगा वो आएगा 100.515 डिग्री। ये सेंटीग्रेड है तो आंसर भी सेंटीग्रेड में आएगा, ये केल्विन है तो ये भी केल्विन आएगा। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है न्यूमेरिकल में, इसमें आप विशेष ध्यान रखें। लास्ट जो इसका न्यूमेरिकल बनता है, अब देखिए दूसरा टाइप का जो न्यूमेरिकल बनता है वो ये मोलिकुलर वेट पता करने का। इसमें लिखा 0.11 ग्राम 0.11 ग्राम विले को हमने ईथर के 15 ग्राम में डिजोल्व कर दिया, और उस ईथर के लिए केबी गिवन है, सबका दिया होगा ये, और उसमें जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट आया वो देखा 0.216 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो अननोन सॉल्यूटस का मोलिकुलर वेट पूछा आपसे, तो वही मोलिकुलर वेट के लिए आपको मेनली आप ये थोड़ा याद कर लें कि इसको जो मोलिकुलर वेट पता करना हो तो इस तरह से इसको चेंज कर लेंगे। मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया है, तो MW ऑफ B MW ऑफ A यानी सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट KB इंटू WA इंटू 1000 ये आ गया। KB आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, W की वैल्यू पुट कर दी, W ने विले का मास कितना किया है 0.11, 1000 अपॉन 216 इसका डेल्टा TB कितना इंक्रीज हुआ ये लिख दिया, इंटू उसका मास सॉल्वेंट का। इनको सॉल्व करने पर कितना आया 73.3 ग्राम पर मोल। तो ये होता है किसी अननोन सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट पता कर, ठीक है। मैं सोचता हूँ आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वगैरह समझ में आएगा। फिर आपसे मैं एक बार कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सारे टॉपिक में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कराऊंगा, बहुत आसान आपको हो जाएगी केमिस्ट्री, तो इसको आप जरूर देखें, हर वीडियो को आप पूरा देखें, तब आपको एकदम केमिस्ट्री में कहीं आपको आफत आएगी नहीं, ऐसा लगेगा नहीं केमिस्ट्री कोई समझने वाली चीज नहीं है, बहुत आसान केमिस्ट्री लगेगी। थैंक यू।